चलो सुनो, आज हमें क्या पढ़ना है? साइबर लॉ एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब साइबर लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है? आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्राइम्स बहुत हो रहे हैं। आपके ऑफलाइन वर्ल्ड में जब क्राइम होते हैं तो उसके लिए आपके जो फिजिकल कोड्स हैं वो बने हुए हैं। उसके रिगार्डिंग आईपीसी एक्ट बना हुआ है, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट है। सिमिलरली जब ऑनलाइन वर्ल्ड में क्राइम होंगे, आजकल लोग वर्चुअल ज्यादा एक्टिव हैं फिजिकल से। आपके फेसबुक पे 5,000 दोस्त होंगे और रियल लाइफ में 5 भी नहीं है। सही बात है। और आजकल तो वो भी आ गया मेटा, मतलब वर्चुअली जमीनें खरीद रहे हैं लोग। एक टाइम ऐसा होगा जैसे मैट्रिक्स मूवी देखी किसी ने? हाँ, तो सब ऑनलाइन होता है। वैसे ही हो जाओगे तुम। यहाँ से वो लगा लोगे वीआर कैम। अब जब ऑनलाइन वर्ल्ड में इतनी ज्यादा प्रेजेंस है लोगों की, तो वहां पे क्राइम्स भी होंगे। क्राइम्स होंगे तो उसके रिगार्डिंग लॉ बनाने पड़ेंगे। जैसे कल तुषार ने किसी को एक अश्लील फोटो भेज दी। क्या भेजना चाहिए था उसे? अब वो 4 साल की बच्ची है, उसे भेज रहा है। शर्म भी नहीं आ रही से, बेशरम है। तो इस पे इसके खिलाफ केस होना चाहिए ना, तो वो होगा इसके अंदर, साइबर लॉ के अंदर। सर हाँ, देखना, साइबर लॉ इज अ पार्ट ऑफ लीगल सिस्टम। जैसे ही लॉ आ जाएगा वो लीगल सिस्टम के अंदर आ जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है आपने। पार्टनरशिप में अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो उसके लिए आप कोर्ट जाते हो। आपने जो एग्रीमेंट बना रखा है उसके बेसिस पे आप कोर्ट जा सकते हो। अगर नहीं बनाया तो कुछ अनरिटन टर्म्स होती हैं, उसके लिए आप जा सकते हो। Cyber law is the part of the legal system that deals with cyberspace, internet and legal issues. जब भी आप इंटरनेट पे कोई फ्रॉड होता हुआ देखोगे, उसके अगेंस्ट जब भी कंप्लेन करोगे तो वो कहाँ जाएगी? साइबर लॉ के अंदर। लीगल इश्यूज जितने भी होंगे वो सारे डील किए जाएंगे। इट कवर्स अ ब्रॉड एरिया लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सेस टू एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंटरनेट एंड ऑनलाइन सिक्योरिटी और ऑनलाइन प्रिवेसी। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप कभी भी कोई भी किसी भी तरीके से बोल सकते हो, लेकिन वो संवैधानिक होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि कोई भी कभी भी किसी को भी सड़क पे गाली दे रहा है। ये तो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। अनपार्लियामेंट्री बोलते हैं, इन पार्लियामेंट्री बोलते हैं सर, अनपार्लियामेंट्री होता है। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज पता नहीं क्या होती है? मतलब अभद्र भाषा का आप उपयोग नहीं कर सकते, आप वल्गर नहीं हो सकते। वल्गर नहीं हो सकते। जैसे तुषार को गाली देना, आप दोस्ती यारी में दे लो, लेकिन आप सड़क पे जहाँ पे कोई पब्लिक प्लेस पे नहीं दे सकते। आप इसके कान में जाके बोल सकते हो। इट इज कॉमनली नोन एज द लॉ ऑफ वेब। इंटरनेट की लॉज है ना बेसिकली। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो सोशल अपीयरेंस इतनी नहीं होगी। आप अपने फोन में क्या ही कर लोगे अगर इंटरनेट नहीं है तो? आप अगर आज की डेट में आपका नेट छीन लिया जाए, आप क्या करोगे फोन में? बेच ही दोगे, बेच के फीस दोगे फिर? फीस नहीं मिलेगी। चलो ठीक है, क्या चीज समझेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो मतलब सारी फसाद की जड़ क्या है? इंटरनेट। तो लॉ भी किसके रिगार्डिंग बोला जाएगा? इंटरनेट के रिगार्डिंग। अब इंपॉर्टेंस क्या है साइबर लॉज की? सर हमें पता चल गया, आपको बताने की जरूरत नहीं है। साइबर लॉ प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस न्यू अप्रोच ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने जैसे जैसे अपनी अप्रोच बढ़ाई है उसके रिगार्डिंग हमने लॉज बनाए, जिसकी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। It is important as it is concerned with almost all aspects of activities, transactions that take place either on the internet or other communication devices. अब आज के टाइम पे आप ज्यादातर चीजें, ऑलमोस्ट ये भी कह सकते हैं हर चीज आप इंटरनेट पे ही करते हो। आप खाना लेने खुद नहीं जाते, आप जोमेटो स्विगी ऑनलाइन डिलीवरी करा रहे हो। आप बैंकिंग के लिए बैंक्स में नहीं जाते, आप ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करते हो। आप दोस्तों से बात करने के लिए उसके घर नहीं जाते, व्हाट्सएप स्नैपचैट कॉल सारा ऑनलाइन है। कोई भी चीज आपको ऑफलाइन दिखती है, गेम्स आजकल सारी ऑनलाइन है। तो फ्रॉड भी कहाँ होंगे? ऑनलाइन होंगे। जब ऑनलाइन वर्ल्ड में प्रेजेंस ज्यादा है तो क्राइम भी ऑनलाइन वर्ल्ड में ज्यादा होंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। Whether we are aware of it or not, each reaction in cyberspace has some legal and cyber legal views. जैसे आप सड़क पे चलते हो, आप बहुत से रूल्स तोड़ते हो। आपको पता होता है कई बार, आपको कई बार नहीं पता होता। जैसे आप किसी हॉस्पिटल के साइड से निकल रहे हो, आप वहां पे हॉर्न नहीं बजा सकते। नहीं बजा सकते, लेकिन फिर भी बजाते हो। क्या ये चीज पता थी आपको कि नहीं बजाना चाहिए? नहीं पता थी। तो अनजाने में आप बजा रहे हो, तो गलती तो है। आप किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते।
नहीं मार सकते ना। लीगल लीगल ऑफेंस है। कई बार आप चीजें जानबूझ के करते हो, कई बार आपसे अनजाने में हो जाती है, लेकिन क्राइम तो क्राइम। सर साइबर लॉ तो आप समझ आ गया किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। आईटी एक्ट किस लिए इंपॉर्टेंट है? साइबर लॉ बेसिकली आपको बताता है कि कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग क्या पनिशमेंट हो सकती है, वो कहाँ लिखी होगी? आईटी एक्ट में। जैसे हमने बोला कि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं कर सकते, चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं कर सकते, ये कहाँ पता चल गया? साइबर लॉ में। को लॉ पता चल गया ना। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर आपने कर दिया है तो उसके अगेंस्ट पनिशमेंट क्या है, वो भी तो लिखी होनी चाहिए। तो वो कहाँ लिखी हुई है? इंफॉर्मेशन एक्ट में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 is an act of the Indian Parliament notified on this. It is the primary law in India dealing with cyber crime and electronic commerce. जैसे आपका जो लॉ है वहां पे आईपीसी लगता है। आईपीसी की धारा 302 के तहत आपको फांसी पे चढ़ाया जाता है। इस तरीके से आप सुनते हो। तो आईपीसी आपका मेन कोड ऑफ कंडक्ट है, मेन लॉ है जिसके अगेंस्ट आपको पनिशमेंट मिलती है नॉर्मल वर्ल्ड में। तो जैसे ही आप ऑनलाइन वर्ल्ड में क्राइम करते हो तो वहां पे जो नॉर्मल सबसे पहले एक्ट काम करता है वो कौन सा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। सर ये लाया क्यों गया? क्योंकि आपको पता होगा कि जो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन का दौर आया था वो आपका 98 के बाद आया था, 1998 के बाद, लगभग लगभग इसके बाद ही इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा वाइड स्प्रेड हुई, जब कंप्यूटर्स का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया था। जितना भी आपका नॉर्मल स्टाफ था उसको रिप्लेस करके कंप्यूटर्स लाए जा रहे थे। अब अगर टेक्नोलॉजी आप इतनी ज्यादा लेके आओगे तो उसके लिए लॉज भी तो बनाने पड़ेंगे ना। अब पहले क्राइम होगा या फिर पहले लॉ बनेंगे? पहले क्राइम होगा उसके बाद लॉ बनेंगे। लेकिन यहाँ पे तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी है उसके साथ साथ बना दी, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसी चीजें हो सकती हैं। इसमें आज भी अमेंडमेंट होती है, क्योंकि जितनी रीच पहले थी इंटरनेट के लिए, क्या उससे ज्यादा बढ़ गई है? तो उससे ज्यादा क्राइम भी बढ़े होंगे। अलग अलग तरीके के क्राइम्स आए होंगे तो अलग अलग लॉज ऐड ऑन होते रहते हैं। एडिशंस हमेशा होते रहते हैं इसमें। ठीक है। द ओरिजिनल एक्ट कंटेन्ड 94 sections divided into 13 chapter and 4 schedules। जो ओरिजिनल एक्ट बनाया गया था उसमें सिर्फ कितने सेक्शंस थे? 94। कितने चैप्टर्स में डिवाइड हुआ था वो? 13 चैप्टर, जिसके अंदर शेड्यूल कितने थे? 4। अगर आप लॉ पढ़ोगे ना तो आपको ये चीजें समझ आने लगेंगी। जैसे आपने पार्टनरशिप एक्ट के बारे में थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी होंगी। पार्टनरशिप में कितने सेक्शन है? 40 के अराउंड है उसके अंदर। कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शन है? कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो ना? 443 सेक्शन है। 447 है, 477 कुछ ऐसा सा नंबर है, 477 या 447। जिसमें अगर हम चैप्टर्स की बात, शेड्यूल 7 है, चैप्टर शायद 22 है। जैसे जैसे आप लॉ पढ़ते हो उसकी लैंग्वेज आपको समझ आती है, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, आपका प्रोविजन क्या है। द लॉज अप्लाई टू दी होल ऑफ इंडिया। जितने भी आईटी एक्ट के लॉज हैं वो पूरे पैन इंडिया पे लगते हैं। पहले जब आपने ये 370 वाला चीज पढ़ी है, कश्मीर से 370 हटाया गया था, उससे पहले क्या होता था कि कश्मीर के लिए ना स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाते थे। जैसे जितनी भी चीजें हैं पैन इंडिया लग रही है, जरूरी नहीं है वो कश्मीर पे भी लगे। लेकिन 370 हटाने के बाद, मतलब स्पेशल स्टेटस हटाने के बाद, अब वो इंडिया का पार्ट हो गया। अब अगर आप कोई भी लॉ पैन इंडिया के लिए बनाते हो तो पैन इंडिया में एप्लीकेबल भी होगा। अब कश्मीर के लिए आप अलग से लिखिए, अदरवाइज पहले क्या लिखा होता था? दिस लॉ अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब क्या लिखा होता है? लॉ इज अप्लाइड टू पैन इंडिया, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग कश्मीर। Persons of other nationalities can also be indicated under the law if the crime involves a computer or a network located in India। अब जैसे अ, सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई, उसमें रवि बिश्नोई था, इंडिया में था, उसे तो पकड़ लिया। आपने एक नाम और सुना होगा, गोल्डी बरार। गोल्डी बरार कहाँ पे है? कनाडा में। क्या इंडियन पुलिस वहां पे उसे जाके पकड़ सकती है? नहीं पकड़ सकती। क्यों? क्योंकि उसकी सिटी अलग हुई, स्टेट अलग हुई, कंट्री अलग हुई, तो वहां के लॉज अलग हो जाएंगे। आप इंडिया में ही देखते होगे, अगर कोई क्रिमिनल पंजाब का है और वो हरियाणा में है, तो भी दोनों पुलिस के बीच में बहुत ज्यादा मुठभेड़ होती है, मतलब डिस्टरबेंस होती है कि वो इस स्टेट से दूसरी स्टेट में नहीं ले जा सकते।
तो जैसे ही बॉर्डर एरिया आ जाता है आपको फिजिकल वर्ल्ड में डिस्टरबेंस होने लगती है। लेकिन इंडिया में क्राइम हुआ, साइबर क्राइम, जिसके सिस्टम्स कहाँ पे थे, इंडिया में, लेकिन हुआ कहाँ से है, बाहर से। तो उस पे भी एक्शन लिया जा सकता है। मतलब अगर आपने कनाडा में बैठ के मेरे अकाउंट से पैसे निकाले हैं, मेरे साथ कोई फ्रॉड किया है, मुझे डीफेम किया है, तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तब हाँ, ऑनलाइन के केस में, ये सिर्फ ऑनलाइन के केस में, क्योंकि ऑनलाइन एक पूरा वर्ल्ड है। वहां पे कोई स्टेट नहीं है, वहां पे कोई कंट्री नहीं है। वहां पे सब एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो इससे आपकी रीच बढ़ी, आपके क्राइम करने की भी रीच बढ़ी है, और आपको पकड़े जाने की भी रीच बढ़ी है। ठीक है, इसी चीज समझ आई? यहाँ तक चीज है, कोई दिक्कत? सर आ गया हो। अगला क्या है आपका, आईटी एक्ट में क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई। Information Technology Act is a set of recent legal enactments currently existing in India which provide legal support to computer users against cybercrime। अब एक्ट क्या कहता है, जितने भी साइबर क्राइम्स होंगे उसके अगेंस्ट मैं आपको क्या लीगल सपोर्ट दे सकता हूँ, तो वो बताएगा। साइबर पुलिस वर्क एज अ डिटेक्टर टू डिस्कवर साइबर क्राइम्स। जैसे आपकी नॉर्मल पुलिस चोरों को ढूंढती है, साइबर पुलिस जो है वो साइबर क्राइम, साइबर क्रिमिनल्स जो भी होते हैं उन्हें ढूंढती है। They have the authority in respect of all the offences committed under TITA। सर TITA क्या है? The Information Technology Act 2000, याद रहेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर परमिशन दी गई है किसको, साइबर पुलिस को, कि वो कोई भी क्राइम ट्रैक किया जा सकता है उसके थ्रू। ठीक है। सेंट्रल एक्ट नंबर 21 ऑफ 2000 ऑफ क्राइम्स और क्राइम्स रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़े थे हमने, जितनी भी चीजें आपकी अपनी दिमागी उपज है, उसके अगेंस्ट अगर आपको कोई भी हार्म होता है, मान लो आपने कोई पोम लिखी और वो किसी और ने कॉपीराइट करा ली आपसे पहले, तो उस पे राइट किसका, आपका या उसका? आपके नाम पे तो कॉपीराइट ही नहीं है, आप कैसे क्लेम करोगे कि आपका राइट है? अगर नहीं कराया तो आपका राइट नहीं है, फिर उसका ही राइट है। अगर आपके पास उसका कॉपीराइट होता, उसके बाद वो अगर यूज कर लेता, तो आप उस पे केस कर सकते हो। The cyber laws in India and the provisions of legal actions and punishment have been explained in a nutshell in figure। ये रही कुछ पेनल्टीज, कुछ सेक्शंस, कुछ ऑफेंसेस बताए गए हैं, लेकिन बहुत और होते हैं जो कि यहाँ पे डील नहीं कर रहे हो। सबसे पहला क्या है, 67A, पब्लिशिंग इमेजेस कंटेनिंग सेक्सुअल एक्ट्स। जो आप अपने दोस्तों को भेजते हो इमेजेस, अगर वो आपने पब्लिश कर दी, तो आप किस सेक्शन के अंदर फंस जाओगे, 67A। सर इसमें जेल कितने साल की है, 7 साल की जेल है, और फाइन कितना है, 10 लाख रुपए। सर या जेल होगी या फाइन होगा, एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। सिर्फ जेल में भी बच सकते हो, सिर्फ फाइन में भी बच सकते हो, या फिर दोनों लग सकते हैं आपके ऊपर। एंड भी लिखो, लॉ की यही खास बात है। जितना बड़ा क्राइम उस हिसाब से, हाँ जितना बड़ा क्राइम उस हिसाब से। कई बार अगर यहाँ पे एंड ना लिखा हुआ हो, तब भी आपको समझना पड़ेगा कि एंड लिखा हुआ है वहां पे। सर मतलब अगर मान लो यहाँ पे एंड नहीं लिखा होता, 7 years और 10 लाख रुपीज, आप क्या समझते हैं नॉर्मल पब्लिक, या तो वो उसे जेल होगी या तो उसे 10 लाख देने पड़ेंगे। लेकिन इसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। आपको चीजें समझनी पड़ती है कि यहाँ पे दोनों भी लग सकते हैं। जैसे हुआ क्या, एक ना अक्यूज है जिसने सिर्फ लड़की को छेड़ा है, एक ने रेप किया है, दो केसेस है। एक के केस में लिखा हुआ है कि उसे 7 साल की जेल होगी एंड 10 लाख का जुर्माना होगा। ये कौन सा है, जिसने छेड़ा है। ठीक है। दूसरा जो जिसने रेप किया है उसके लिए लिखा हुआ है 10 साल की जेल या फिर 7 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना। यहाँ पे तो बस बच जाएगा। अगर आप इंटरप्रेट ऐसे करो कि उसे सिर्फ जेल होगी या फिर सिर्फ 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो रेप तो ज्यादा बड़ा क्राइम है ना, उसमें तो ज्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इसको इसको दोनों हो सकते हैं, रेप वाले को। यहाँ पे ये हमें समझना पड़ेगा कि एंड ऑलरेडी लिखा हुआ है। कभी कभी हमें और को एंड पढ़ना पड़ता है, कभी कभी एंड को हमें
और पढ़ना पड़ता है। सिमिलरली मे और शैल के साथ होता है। कभी सेम मे और शैल के साथ होता है। जैसे आप क्या जज को डायरेक्शंस दे सकते हो कि उसे क्रिमिनल को पनिश करना ही करना है। जज की डिस्क्रिप्शन होती है हमेशा। और वहां पे अगर शैल लिखा हुआ है तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि मे है, वो शैल नहीं है। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। तो पहला ऑफेंस क्या था? आपने कोई भी सेक्सुअल कंटेंट, सेक्सुअल एक्ट पब्लिश किया है। अंडर सेक्शन 67A आपको पनिशमेंट मिलेगी। कितने साल की जेल हो सकती है? 7 साल की जेल। हाँ, ये याद करनी है। 7 साल की जेल या फिर 10 लाख का जुर्माना या फिर दोनों। पब्लिशिंग चाइल्ड पोर्न और प्रेडेटिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन। आपने चाइल्ड पोर्न पब्लिश कर दी या फिर आपने बच्चों को अपना विक्टिम बनाया, इस केस में क्या होगा? इम्प्रिजनमेंट 2 5 years और फाइन अप टू 10 लाख। कब? पहली बार करने पे। सर, तुषार जैसा हुआ, पहली बार करके आ गया, जेल होके आ गया, पैसे दे दिए, ठीक है। दूसरी बार फिर कर रहा है, तो क्या सेम पनिशमेंट होनी चाहिए? नहीं, कुछ तो बढ़ाना पड़ेगा। इम्प्रिजनमेंट कर दिया कितने साल की? 7 साल की। और फाइन कितना कर दिया? 10 लाख। ठीक है। सर अगला क्या है? ये वो सेक्शन था। 67A क्या कह रहा था? सेक्सुअल एक्ट आप पब्लिश कर रहे हो। 67B ने थोड़ा और आगे बढ़ के बात की, आपसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात की। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आप इन्वॉल्व हो या फिर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी को आगे, मतलब चिल्ड्रंस को आगे प्रेडिएट कर रहे हो, मतलब उन्हें विक्टिम बना रहे हो। नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है? 67C, फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। मान लो आपको किसी एक्ट के अंदर बताया था कि आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, आप मेंटेन नहीं कर रहे, उस केस में क्या होगा? इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड फाइन अप टू 2 लाख। 68 क्या कहता है? फेलियर रिफ्यूजल टू कंप्लाई विद ऑर्डर्स। आपके लिए कोई ऑर्डर्स पब्लिश किए गए, आपने वो इम्प्लाई नहीं किया, आपने उसको, हाँ मतलब उनको नहीं माना ऑर्डर्स को, तो उस केस में क्या होगा? इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years और पॉसिबल फाइन। अब ये डिस्क्रिप्शन है कोर्ट की, जज की, जितना फाइन वो बोल दे उतना आपको देना पड़ेगा। सर नेक्स्ट क्या है? फेलियर रिफ्यूजल, फेलियर रिफ्यूजल टू decrypt डेटा। आपके पास कोई डेटा आया था एनक्रिप्टेड फॉर्म में, आपको उसे डिक्रिप्ट करना, डिस्कोड करना था, आप उसमें फेल हो गए, तो उस केस में क्या होगा? इम्प्रिजनमेंट होगी कितने साल की? फाइन कितना होगा? 70 में आते हैं, क्या कह रहे हैं? सिक्योरिंग एक्सेस और अटेम्प्टिंग टू सिक्योर एक्सेस टू अ प्रोटेक्टेड सिस्टम। कोई प्रोटेक्टेड सिस्टम था, मतलब जैसे अभी क्या हुआ है, वोटिंग हुई आज, उनकी मशीन सब सील हो गई। अब उसको अगर आप एक्सेस करोगे, उसको अगर आप एक्सेस करोगे वोटिंग क्लोज होने के बाद, तो क्या क्राइम है? इसी तरीके से आपका कोई सिस्टम सिक्योरिटी के साथ पड़ा हुआ था, अगर आप उसे एक्सेस करने की कोशिश करें, तो क्या वो क्राइम है? उसमें क्या हो जाएगा? आपको 10 साल की जेल और फाइन। फाइन की लिमिट नहीं बताई, डिस्क्रिप्शन है उसकी, जज की। मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या है? इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और फाइन 1 लाख रुपए। इसी चीज समझ आई। सर मिस इंटरप्रिटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब? हाँ, सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो। अब कुछ भी हो सकता है, आपका डेटा हो सकता है, जैसे फाइनेंशियल्स है किसी कंपनी के, जैसे आप बनाते भी फाइनेंशियल बनाते हो, बैलेंस शीट आपने इनफ्लेट करके दिखा दी, आपकी असेट थी 4 लाख की, आपने 40 लाख दिखा दिया ताकि आपकी बैलेंस शीट अच्छी दिखे, तो मिस इंटरप्रिटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन है। समझ आया? आपने जानबूझ के कोई गलती करी है, उसे फ्रॉड बोलते हैं, पता है? तो मिस मिस रिप्रेजेंटेशन में सजा कितनी है? 3 साल की जेल और 1 लाख का जुर्माना। कितनी चीज समझ आई? एक्ट समझ आ गया? हाँ सर। लास्ट टॉपिक क्या बचता है आपका? ई वेस्ट मैनेजमेंट। सर देखो, अगला टॉपिक है आपका ई वेस्ट मैनेजमेंट। ई वेस्ट मैनेजमेंट से पहले आपको पता होना चाहिए ई वेस्ट होता क्या है। सर जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, अगर वो खराब हो जाती है, वो आपके लिए वेस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ही आप क्या बोलते हो? ई वेस्ट। ऑल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज मेड अप ऑफ deadly chemicals such as lead, cadmium, beryllium, mercury, brominated flames, retardants.
गोल्ड भी होता है, लेकिन गोल्ड आपका हार्मफुल नहीं है ना, वो तो एक्सपेंसिव है। ई वेस्ट हो गया। कौन, गोल्ड? अब आपके मोबाइल में चिप्स में अगर गोल्ड लगा हुआ है तो वेस्ट ही ना वो आपके लिए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। Disposing of gadgets and devices improperly increases the chances of the dangerous chemicals contaminating the soil and polluting the air and leaching into the water bodies. सर होगा क्या अगर आपने इसे प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं किया, आपने यही जाके मिट्टी में फेंक दिया, तो आपका लैंड पॉल्यूट होगा। अब उसके केमिकल्स एयर में भी मिक्स होंगे, वहां से वाटर रन होगा तो वाटर बॉडीज में भी जाएगा, तो आपके अलग अलग चीजों को वो हार्म करता है। अब ई वेस्ट के हजार्ड्स क्या है, मतलब प्रॉब्लम्स क्या है आपके एनवायरनमेंट के लिए? और एनवायरनमेंट क्या क्या होता है? एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल एसिडिफाई होती है आपके, उसमें कई सारे एसिड्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी सॉइल भी एसिडिक हो जाएगी। एसिडिक सॉइल प्लांट्स के लिए हार्मफुल होती है क्योंकि इसमें जो फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ते हैं आपको ताकि उसे बेसिक बनाया जा सके। एयर पोल्यूशन कर रहा है, ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर रहा है, लैंडफिल्स विद लेड एंड हैवी मेटल्स, जो आपकी लैंडफिल साइट्स है वहाँ पे मेटल्स वगैरह कलेक्ट हो रहे हैं। ह्यूमंस पे क्या है इफेक्ट पड़ता है, ये तो किसका था, एनवायरनमेंट का। सॉइल पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, लैंडफिल्स में जो मेटल्स हैं, हार्मफुल मेटल्स, उनकी क्वांटिटी बढ़ेगी। अब ह्यूमंस पे लंग कैंसर, डीएनए डैमेज, लैंड डिग्रेडेशन, वही आपका सॉइल इरोजन, सॉइल पोल्यूशन, डीएनए डैमेज होता है, अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा सुना है वो चीज, क्रॉनिक ब्रेन डैमेज, कुछ लोग पागल हो जाते हैं, पबजी के केस में कुछ लोग पागल हो गए थे, तुषार भी हुआ था। तुषार ने बोला आज मैं गंजा हो जाऊंगा, देखो मैं पहनूंगा इस पे हेलमेट। डैमेज टू दी हार्ट, लिवर एंड स्प्लीन, आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को हार्म कर सकता है। हार्म कैसे करेगा? रेडिएशन से। आप ज्यादा देर स्क्रीन के सामने बैठोगे, स्क्रीन टाइम आपका बढ़ेगा, उससे आपकी आइज पे इफेक्ट पड़ेगा, उसकी रेडिएशन आपकी बॉडी में अंदर ट्रेवल करेंगी, आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं, आपके डीएनए को मॉडिफाई कर सकती हैं। हाँ ठीक है। आंखें लोगों की ऐसे ही खराब नहीं होती उससे, अगर आपका डीएनए डैमेज हुआ है, डीएनए आगे चल के आपके ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा ना, क्योंकि डीएनए आपका इंटीग्रेटेड पार्ट है। अगर डीएनए ही आपका डैमेज हो जाएगा तो बाकी ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ता है इसका। अब वो ऑर्गन्स आपके, जैसे यहाँ पे और भी ऑर्गन्स है ना, हार्ट भी है, लिवर भी है, लंग्स भी है। लंग कैंसर और किस तरीके से हो रहा है ये देखो, जैसे ही ई वेस्ट आपने डिस्पोज ऑफ किए, वो क्या एयर को पॉल्यूट कर रहा है? क्या पॉल्यूटेड एयर आप इनहेल कर रहे हो तो क्या वहां से लंग कैंसर हो सकता है? क्या जो आपने वाटर पॉल्यूट किया उसे आप कंज्यूम कर रहे हो, तो क्या जब वो आप इनटेक करोगे तो लिवर के पास क्लीन होने के लिए जाएगा तो लिवर हार्म करेगा। हार्ट बीट, मतलब आपको हार्ट डिसऑर्डर भी हो सकते हैं ना अकॉर्डिंगली। जब इतनी सारी चीजें आपकी ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करेंगी, ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है, हार्ट में जाता है, स्प्लीन में जाता है, वो दिक्कत करता है आपके लिए। ठीक है, तो ये सारी इंटरलिंक्ड है चीजें। समझ आया यहाँ तक? Despite having an eco-friendly approach, recycling uses usually leads to overseas shipping and dumping the gadgets in pits. वो ये सब बेकार की चीजें हमें नहीं पढ़नी, लेकिन ये लास्ट वाला लाइन पढ़ना। Some recycling companies ship e-waste to third world countries, मतलब जहाँ पे, जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, तो डेवलप्ड कंट्रीज वहां से अपना ई वेस्ट डंप करती है कहाँ पे, जहाँ डेवलपमेंट नहीं है। जैसे अब तक ये चाइना है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है, वो अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर करता है, जो चीजें उसके इस्तेमाल की होती है वो वहां यूज कर लेते हैं, जो उन्हें लगता है कि हाँ ये तो सड़ा गला माल है, इसे भेज देते हैं कहाँ पे, इंडिया में। जनरल इसीलिए चाइनीज माल जल्दी खराब होता है, क्योंकि वो उस पर इतना ध्यान नहीं देते। A lot of children in such countries earn their livelihood by scavenging gold, silver, iron, and copper from the tech waste, which is harmful to their health. अब जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे ये वेस्ट आया तो वहां के लोग तो इसी से अपना रोजगार चलाएंगे। जैसे तुषार कल जा रहा था सीमापुरी को लेके, एक आपने वो पढ़ी होगी इंग्लिश में कहानी, पढ़ी है? चैप्टर नंबर 1, 2 पार्ट है, एक मुकेश का है, दूसरा किसका है, शमशेर का है, शाहजहां। हाँ। हाँ
Countries that are used as dumping ground usually have high rates of cyber crimes as the slave. ये सब बेकार की चीजें। अब आओ यहाँ पे, give your electronic waste to a certified e-waste recycler। आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ऐसे ही कहीं भी डंप नहीं करना चाहिए। आपको वो किसे देना है? सर्टिफाइड ई वेस्ट रिसाइकलर को। ठीक है सर, ये चीज पढ़ना। The positive aspect of e-waste recycling is that you have quite a few recycling options. You need to find e-waste recycler which is officially certified by Basel Action Network। सर फुल फॉर्म पूछता है, हाँ। बैन की फुल फॉर्म, बैन की फुल फॉर्म क्या है? Basel Action Network. BAN is not-profit organization of recycling companies dedicated to recycling e-waste in a safe and responsible way। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपके जो ई वेस्ट है उसे डिस्पोज ऑफ करेंगे। ये सब बेकार की चीजें लिखी हुई हैं सर। और क्या है ये पढ़ो। प्रिकॉशंस टू बी टेकन बिफोर डोनेटिंग और रिसाइकलिंग योर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब प्रिकॉशंस क्या? अब मान लो आपका फोन था, चलते चलते एकदम बंद हो गया, क्या उसके अंदर आपका पर्सनल इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है? क्या जिसके पास टेक की नॉलेज है वो उसे एक्सट्रैक्ट कर सकता है? तो जब भी आप अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देते हो तो ध्यान रखो कि आपकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसमें नहीं जानी चाहिए। फॉर्मेट ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर प्रोडक्ट बिफोर डिस्कार्डिंग इट। सर और बैटरीज को अलग करके आपको चीजें देनी चाहिए। टेक आउट बैटरीज फ्रॉम योर गैजेट्स बिफोर गेटिंग रिड ऑफ देम। ठीक है सर। और क्या है? अपग्रेड योर कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ सिंपली रिप्लेसिंग इट। अब मान लो मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ अपना, एकदम से वो हैंग करने लग गया, तो मेरी ये भी तो प्रॉब्लम हो सकती है कि मैंने अपडेट नहीं किया। मैंने देखा हैंग कर रहा है, अरे यार अब नहीं चलेगा, ये फेंक दिया। ये चीज नहीं करनी। खुद उसे जहां तक हो सके अच्छी कंडीशन में चला सकते हो तो चलाओ उसे पहले। ठीक है। सेल ऑफ योर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। जो आपके लिए आउटडेटेड है किसी और के लिए तो नहीं हो सकती है ना। जैसे आपके पास आईफोन 14 था, अब मार्केट में 15 आ गया, आपके लिए पुराना है। लेकिन जिसके पास ओप्पो का फोन है, जिसके पास पोको का फोन है, उसे आप गिफ्ट कर सकते हो। ठीक है सर। एज द ओल्ड सेइंग गोज, वन मैन्स जंक इज अनदर मैन्स ट्रेजर। एक आदमी के लिए जो कूड़ा है दूसरे के लिए वो सोना हो सकता है। ठीक है, खजाना बेसिकली। सर डोनेटिंग योर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ये तो था सेल ऑफ। हाँ हाँ बस, ये तो था सेल ऑफ। ऊपर वाला केस था क्या था? आप बेच दोगे। दूसरा केस क्या है? जैसे तुषार मुझे अपना आईफोन डोनेट कर देगा तो वो डोनेशन वाली कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। Visit civic institutions, inquire amongst your local government universities and schools for any recycling programs they run, as a lot of organizations have started assigning a certain day and place for environmentally। कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी ई वेस्ट मैनेज करने के लिए प्रोग्राम करवा देती कि आप अपने सारा ई वेस्ट यहाँ दे दो। कि अभी किसी के स्कूल में हुआ था, किसी के स्कूल में फोन वगैरह मंगाए थे क्या? इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगाए थे? हाँ, बाल मंदिर में मंगाए थे। हाँ, उसमें सब। उसमें था कि जितना तुम बोलोगे अपना वेस्ट है, उस प्राइस में। हाँ 10 किलो दे दो खा के। बताओ, कुछ नहीं मिला। गिव बैक योर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज और लीव ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स। सेफगार्ड बोथ द एनवायरनमेंट एंड योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अगर आप सही से डिस्पोज ऑफ करोगे तो आप एनवायरनमेंट को भी बचाओगे और अपनी इंफॉर्मेशन को भी। अब हेल्थ कंसर्न्स क्या है? ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की। आप अगर टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करोगे तो क्या क्या हो सकता है? फिजिकल प्रॉब्लम्स क्या है? रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। द पेन एग्जिस्ट इवन व्हेन रेस्टिंग एंड एज अ रिजल्ट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश इवन इजी एंड ऑर्डिनरी टास्क। कई बार आप टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करते हो तो उसका आपके ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी कुछ एरियाज में पेन रहता है। आप जितने भी ऑफिस गोर्स होते हैं उनकी लोअर बैक में पेन रहता है हमेशा। सर क्यों? क्योंकि उन्हें 24 घंटे सामने बैठ के काम करना है। वो बॉडी की एक्सरसाइज तो कर नहीं पा रहे, इसकी वजह से उनकी बॉडी पोस्चर की वजह से उन्हें दिक्कत होती है। सर कार्पल टनल सिंड्रोम, दिस इज एन इलनेस
caused by injuries that occur due to force on median nerve found in the wrist. अब ऐसे करके जब टाइपिंग करते हैं तो रिस्ट की नर्व्स में प्रॉब्लम होती है. Its symptoms include tingling in hands and fingers, a feeling of lethargy, sudden pain in wrists and arms, sometimes even in shoulders, neck and in the body. जब आप इस तरीके से posture करके आप टाइपिंग करोगे तो आपके हाथ, शोल्डर और अपर बॉडी, पूरी बॉडी स्टिफ है, मूव नहीं कर रही ढंग से, तो इन जगहों पे प्रॉब्लम हो सकती है. इसे हम क्या बोलते हैं? कार्पल टनल सिंड्रोम. ठीक है सर. नेक्स्ट क्या है? कंप्यूटर विजन सिंड्रोम. सर इसमें क्या होगा? Experts believe that people blink their eyes more frequently while using computers than they do otherwise. अगर आप नॉर्मली हो तो आप अपनी आईज कम ब्लिंक करोगे, क्योंकि आपकी आईज को इतने रेस्ट की जरूरत नहीं है. जब आप कॉन्टिन्यूसली किसी स्क्रीन को देख रहे हो उस टाइम पे आपका ब्लिंक रेट बढ़ जाता है. आप ज्यादा काम करवा रहे हो ऑर्गन से. दिस कैन कॉज वेरियस आई एंड विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स. सर रेडिएशन. Computer screen produce radiation of various types. These radiation can cause headaches and inattractiveness. हेडेक्स हो जाता है लोगों को, सर दर्द हो जाता है ज्यादातर टीवी देखने से, ज्यादातर कंप्यूटर देखने से. स्लीपिंग डिसऑर्डर एंड डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. ये तो होता ही है. जब से आपके पास फोन आया है तब से आपका सोने का उठने का टाइम बिगड़ गया है. आप सुबह के 4 बजे तक जागते रहते हो, फिर सोते हो, फिर स्कूल अगर जाना है तो फिर 7 बजे फिर उठ जाओगे. तो वो आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया है. सर लॉस ऑफ अटेंशन एंड स्ट्रेस. सर ये तो बात सही है. जितनी अटेंटिवनेस आप में फोन आने से पहले थी, जितनी जितनी कंसंट्रेशन से आप पहले पढ़ सकते थे, जैसे ही फोन मिला है, जैसे ही ऑनलाइन आए हो, उसके बाद नहीं पढ़ सकते अब आप. होता है ऐसा. फिजिकल डिसऑर्डर क्या है? फियर ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी का डर, कब अपग्रेड हो जाएगी हमें नहीं पता. कंप्यूटर एंजाइटी, इंटरनेट एडिक्शन. इंटरनेट का एडिक्शन तो आजकल सभी को है. अब ये कुछ चीजें हैं, ये आप पढ़ सकते हो. सर एक बार थोड़ी थोड़ी पढ़ाई दो, अब इतनी देर ले ली है तो फिर 10 मिनट और ही सही. ego surfing, an illness or regularly searching for one's own name on the web and checking what information is available on the net. जैसे बहुत से लोग होते हैं, तुषार है, फेमस होना चाहता है, नहीं हो पाता, वो डेली गूगल पे सर्च कर रहा है तुषार पांडे, इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है. हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, कुछ नहीं है, कल फिर सर्च करेगा. आप अपने आप से इतना प्यार कर रहे हो कि आपको ऐसी बीमारी सी हो गई है कि डेली सर्च करते हो अपने बारे में. इसी क्या बोलते हैं? ईगो सर्फिंग. In phonology, the word derived from pornography and information describes the state of trying to soothe hunger for information on the net. अब pornography में आप sexual desire देखते हो, information आप अलग अलग चीजों की इंफॉर्मेशन चाहते हो, तो ये वर्ड इन दोनों को मिला के बना है, जिसका मतलब क्या है? ट्राइंग टू soothe हंगर और इंफॉर्मेशन ऑन. आप नेट से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हो, इसलिए आपको क्या बोला जाता है? इन्फॉर्नोलॉजी, इन्फॉर्नोग्राफी सॉरी. ब्लॉग स्प्रिंगिंग, a desire to spread information online that shouldn't be known to. अब तुषार की गर्लफ्रेंड नहीं है, ये सबको पता नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप फिर भी फैलाए जा रहे हो इंटरनेट पे, इसे क्या बोला जाएगा? ब्लॉग स्प्रिंगिंग. सर यूट्यूब नार्सिसिज्म, constantly uploading one's own video in order to introduce and make themselves known to others. आप अपने बारे में ही वीडियोस डाल रहे हैं. मैं हूं तुषार, हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, मैं फेमस होना चाहता हूँ. आप अपने बारे में वीडियोस डाले जा रहे हो ताकि लोग आपको क्या करें? रिकॉग्नाइज करें. गूगल स्टॉकिंग, ट्राइंग टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल ऑफ वंस रिलेटिव और एक्वेंटेंस ऑन दी वेब. जैसे आपने साइबर स्टॉकिंग पढ़ा था, उस तरीके से अगर आप गूगल से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो, गूगल स्टॉकिंग हो जाएगी. फोटो लर्किंग. हाँ, लुकिंग एट द फोटो एल्बम्स ऑफ अदर्स ऑन द नेट. जैसे आप इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देखते रहते हो जो उसने बहुत पहले पोस्ट करेगी, हाईलाइट्स कहते हैं, हाईलाइट्स, वो देखते रहते हो, तो उसे क्या बोलते हैं? फोटो लर्किंग. सर ये कब देखते हैं? जब आपको अपने दोस्तों को दिखानी है, देखो ये लड़की है, ये बढ़िया दिख रही है. विकीपीडियलिज्म,
विकिपीडिया पता क्या है? Contributing to the internet encyclopedia, Wikipedia, sending someone's own writings and revising the present texts. आप विकिपीडिया पे चेंजेस कर रहे हो, आप इंफॉर्मेशन अपडेट कर रहे हो, इसे क्या बोलते हैं? विकीपीडियोलिज्म। तो यहाँ तक था ये चैप्टर आपका। हाँ हाँ, बस थोड़ी सी।